सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल। क्यों लोकप्रिय? ऐसी खबर लाता है जहां से लाता है जिसके आसपास कोई पहुंच नहीं पाता है। ये विश्वास दिलाता है चैनल महालक्ष्मी आपको सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज सचमुच अमावस है। वह अमावस नहीं जो तारीख से आई है। आज जहाँ पर चांद नहीं दिखता है, आज वह अमावस तो जैन समाज के ऊपर उस क्रूरतम नृशंस हत्या जिसको सोचकर, जिसकी कल्पना अपने की थी कि उन्हें करंट देकर मारा गया, वह सुना था 6 जुलाई 2023। आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी। घटना वही थी जिस समय करंट दिया गया, तड़पाया गया और मृत्यु हुई। इतना ही मालूम था ना। और हाँ, एक हमने दाग और लगाया, साफ हमने लगाया, आपने सबको मत, जैन समाज ने लगाया, मीडिया ने लगाया, हर किसी ने लगाया, हर नेता ने लगाया कि वह ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। साधुओं के पैसे लेने देने काम करते थे, ब्याज पे देते थे। ये कौन सा तरीका था? बस यह कह के बात को बंद। लेकिन अब सीआईडी की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, जो तकलीफ ली उन्होंने, जो तड़पन हुई थी, वह आप सोच नहीं सकते। उस दिन यमराज भी गेट पर खड़ा रहा था बहुत देर तक। खून के आंसू बहते रहते उसके भी कि मौत को लेके जाऊं, पर वह भी खड़ा होकर मौत देखता रहा था, तड़पते तड़पते उनको, पर मौत उसको लेने नहीं आ पा रहा था। आज वह कड़वा सच आपको इस एपिसोड में चैनल महालक्ष्मी दे रहा है, जो आपको अब तक कहीं तक किसी से मालूम नहीं होगा। सीआईडी की रिपोर्ट साथ, डीआईजी साथ, एसपी के साथ और साथ में आचार्य गुरुधर नंदी जी और मीडिया के साथ मिलकर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को बनाया गया है। हाँ, 6 जून 1957 वही दिन था जिस दिन आचार्य काम कुमार नंदी जी इस धरा पर आए थे। बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही, वहीं के खेवत कप्पा गांव में ब्रह्मप्पा के नाम से उनका गृहस्थ जीवन का नाम था। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग की सबसे ऊंची शिक्षा एमटेक करी। यानी वे इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अंदर तक जानते थे, कैसे निर्माण होता है। इस बात का ध्यान आपको आखिर तक रखना होगा। उच्च शिक्षित, और ऐसे ही नहीं था सब, उनका घर 40 एकड़ जमीन थी और शायद 50-60 करोड़ की संपत्ति थी। ऐसे व्यवसाय, ऐसी संपत्ति छोड़ के उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था। एक बेटा था, उसको सब कुछ कह के अपने इस पैसे को छोड़कर क्या वह चंद हजार के ब्याज का काम करेगा? बड़ी सोचने वाली बात थी जो इस तरह की बात की जा रही थी। 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति छोड़कर 21 फरवरी 1988, हाँ वही दिन है, श्री सम्मेश शिखर जी में, जब गणाचार्य श्री कुंतु सागर जी ने 5 को मुनि दीक्षा दी थी। और उसमें एक आप थे, और साथ में कौन थे पता है आपको? जो इस समय आचार्य विद्यानंद जी की परंपरा में पट्टाचार्य हैं। क्या समझे आप? आचार्य शुद्ध सागर जी। दोनों को कनकोज्वल नंदी जी नाम था। तब इनको दीक्षा दी गई थी श्रवण बेल गोल में 1988 में। 35 साल की दीक्षा हो चुकी थी। बहुत ज्ञानवान थे आचार्य काम कुमार नंदी जी। उसी बेलगांव जिले में जहाँ जन्म हुआ, वही कर्मस्थली, वही तपस्या रही। उसी के पास चिरोड़ी के पास हीरेकोड़ी गांव में आपने नंदी पर्वत अपने एक तीर्थ की स्थापना की। वह तीर्थ इसलिए नहीं था, एक धाम नहीं था, लक्ष्य था। अब तक हमारे देखा है हमने कि हम पाषाण से भगवान बनाते आ रहे हैं, और बाद में उन तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं मिलता। पर इन्होंने सोचा, मैं आज छोटे छोटे बच्चों को इंसान बनाऊंगा, वो अच्छे इंसान बनेंगे, वह खुद भगवान बने, ऐसी भावना होगा। बस शिक्षा इनका मुख्य उद्देश्य रहा। करोड़ों की संपत्ति वाले का कभी ब्याज पर पैसे लेने का हिसाब नहीं रहा। बढ़ते गए और वहां पर उन्हें काम कुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर दी गई। नृशंस हत्या के बाद बहुत कुछ मीडिया में, हम आपकी जबानों में, सबकी जबानों में एक चीज छा गई थी, निराधार आरोप, झूठ, सब कुछ मनगढ़ंत रहा। अरे जो 50 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आया हो, तो फिर दिगंबरत के वेश में वो 1000 के ब्याज की हिसाब करेगा? कहाँ हमारी बुद्धि चली जाती है, हम नहीं पहचान पाते। मीडिया भी इस बार से रंग गया, क्योंकि पुलिस से ये रिपोर्ट आई कि संत लेन देन करते थे, उसी झगड़े में उनकी हत्या की गई। सारे अखबार, सारे चैनल और हमारी जुबान इसी से रंगी हुई थी। बस दिगंबरत रूप में उनका था कि जीवंत भगवानों की स्थापना हो जाए। पाषाण से भगवान तो बहुत बनते हैं, और फिर उनको रक्षा के लिए हम पूरे समाज को कोसते रहते हैं। बहुत गरीब लोग रहते हैं कर्नाटक में, और उनके बच्चे, उनके माँ बाप क्या करें? बस उनकी इतनी इच्छा रहती है कि आज मैं दिन में एक बार उसे बच्चे को खाना खिला दूं या इसके स्कूल में पढ़ा लूं। तो निर्णय यही होता है कि पेट भरना जरूरी है,
शिक्षा तो अगले जन्म में कर लेंगे। बस ऐसे ही बच्चों को लक्ष्य करने के लिए उन्होंने नंदी पर्वत पर अपने वहाँ पर पहले मंदिर बनाया कि जो बच्चे स्कूल आएंगे वह मंदिर बनेंगे, पारस प्रभु की खड़गासन आकर्षक प्रतिमा का विराजमान किया। और फिर लग गए एक भव्य स्कूल निर्माण में जिसमें गरीबों को निःशुल्क शिक्षा मिल चुकी। केवल एक ही लक्ष्य था इस जीवन के अंदर। निर्माण शुरू कर दिया था स्कूल बनाने का, जब मंदिर बन गया था रहने के लिए। अब उस निर्माण के बारे में सिविल इंजीनियर थे, मालूम आपको, M.Tech करी थी, तो इसे निर्माण के बारे में पूरा ज्ञान था। मुझे मालूम था कि कहाँ कितना सामान लगना है, क्या करना है, इसलिए मालूम था कि कितने खर्च में पूरा निर्माण एक बन जाएगा, विशाल भव्य स्कूल बन जाएगा। बस उसी के लिए कोई नहीं था। 2-3 साल से काम करता था एक माली का यहाँ पर, नारायण। कई बार जैनेतर समाज के ऐसे ही लोग भारी पड़ जाते हैं। वह अपने होशियार था तो सारा पैसा हिसाब के लिए, निर्माण के लिए उसी को दिया था। 5, 10, 20, 25, 30 लाख कि ये सामान लेके तो ये सामान लेना है। और आचार्य जानते थे सिविल इंजीनियरों से कि कौन सा सामान कितने का आ रहा है और कितने पहुंच रहा है यहाँ पर। वह सब इस बात को जानते थे, इसलिए वे जानते थे कि कोई मुझसे चालाकी नहीं कर सकता। उस अतीत के ज्ञान का ये बहुत शिक्षित थे। हर भाषा जानते, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, प्राकृत, यही नहीं, उन्हें विदेशी भाषाओं का भी पूरा ज्ञान था। बहुत उच्च शिक्षा और उच्च M.Tech की जान थी, यह उनका आधार था। हाँ, फिर दिन आया इसी साल का 6 जुलाई, उनके जन्म 57 से ठीक 30 दिन बाद। सिद्ध चक्र विधान चल रहा था वहाँ पर और उस दिन आखिरी दिन था। आचार्य श्री कामकोबानंद जी का उस दिन उपवास था, मौन था। और खास बात बता दें आपको, इनको एक गंभीर बीमारी शुगर की थी, 500-600 रहती थी। शरीर खोखला हो गया था, पर कहते हैं तन की परवाह नहीं होती, मन और अंतरात्मा से बहुत मजबूती थी, यह नहीं जानते थे। शाम हुई, उस माली नारायण ने अपना एक षड्यंत्र रचा हुआ था कि आज हमको क्या करना है। पूरा गणित कर चुका था वह, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि मेरे गले में फंदा बंध चुका है। क्यों बंध गया है आगे बताएंगे। और फिर उस दिन रात हो गई, पता नहीं चला जो उस दिन जो नशा हत्या हुई थी कैसे हुई थी, अभी बताएंगे। पर अगले दिन भी गायब। जब अगले दिन शाम तक नहीं मिले तो आचार्य गुणधर जी को इसकी खबर मिली। 24 घंटे से एक संत गायब है। कहते कभी कभी थोड़ा थोड़ा आसपास समाज को बताने, जानकारी देने पहुंच जाते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगले दिन 11 बजे। पर उस दिन तो शाम हो गई थी। अब हर जगह वहां पर घबराहट शुरू हो गई। आचार्य गुणधर जी ने इस बात की सबसे पहले कमान संभाल ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को हाथ में लिया। पुलिस को तलाश करते हैं, गुमशुदा हो या पहचान लेंगे, आ जाएंगे वापस लौट के। लेकिन उन्होंने प्रशासन को और सत्ता के ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा दी कि इस बारे में एक संत गायब हैं, इस बारे में तुरंत कार्यवाही करें और आदेश दें सत्ता के अंदर, प्रशासन को, पुलिस को, सबको कि तलाश की जाए। पुलिस ने तलाश शुरू करी, जगह जगह करते, तो फिर उन्हें एक दूर जाकर खेत में उनके 2 अंग मिले। बाद में पहचान हुई कि यह तो उन्हीं आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी के ही यह 2 कटे हुए अंग हैं। आचार्य गुणधर जी यहाँ शांत नहीं बैठे। 2 अंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं हत्या की बात है। एक संत की हत्या, उन्होंने साफ कह दिया, तुरंत इस पर खुलासा होना चाहिए, नहीं तो मैं अनशन पर बैठ रहा हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी कर्नाटक की जो विधानसभा है उसमें हर, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर विधायक आचार्य श्री गुणधर नंदी के साथ हो गया। बिल्कुल दूध का दूध का पानी का पानी, इस निश्चय में खुलासा होना चाहिए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और इतने में मालूम चल गया तलाशी में कि वहां पर एक बोरवेल के अंदर बाकी टुकड़े छोटे छोटे करे हुए मिल के अंदर मिल गए। पूरे नहीं, पर इस तरह से स्तब्ध हो गया कि यह कोई क्रूरतम हत्या की गई थी। आचार्य श्री गुणधर नंदी का अनशन, और फिर ऐसी क्रूरतम हत्या आप नहीं सोच पाएंगे। जितना आप तक जाना है वह तो बहुत कम था। यह बात जंगल में आग की तरह फैलती गई, राजस्थान से असम तक, ऊपर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से नीचे तमिलनाडु, केरल तक। हर जगह जगह मीडिया के अंदर चर्चा हो गई, हर जगह हो गई। और हर जगह आई कि पैसे के लेन देन में वहां के एक आरोपी ने निशंस, उधर उसको पकड़ लिया गया। नारायण को मारपीट हुई, जवाब दिया तो उसने कबूल कर लिया कि मैंने हत्या की थी। कितनी घिनौनी, इतना बता दिया कि करंट लगा लगा कर उनको मारा गया और मारने के बाद उनके टुकड़े करके जगह जगह फेंका जिससे पहचान नहीं हो पाए। लेकिन वह तो पहले सारे बोरवेल में डालते, लेकिन बोरवेल में 2 बड़े अंग नहीं आ पाए, इसलिए उनको दूर खेतों में फेंक दिया था। अभी तक यही जाना था, लेकिन असली कथा तो CID ने बताई, वह रोंगटे खड़े कर दे। सबसे बड़ी गजब की बता दें आपको,
वह जो माली नारायण था ना, जो पूरा हिसाब रखता था लेन देन का, वो वही अगले दिन लापता की सबसे पहले सूचना देता है ट्रस्टियों को कि भाई रात से यहाँ से गायब हैं। हर तलाश में वह आगे रहता है और कहते हैं, यानी अपने को पाक साफ करने के लिए। उस पर कोई नजर नहीं आएगी, हर समय साधु के साथ रहता है, आता जाता है, तो इसलिए उनका खास भक्त है, खास काम रखता है, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब भी वही रखता है। और इसी चक्कर में, लेकिन जब वहाँ पर एक एक की डंडा ऊपर से पड़ रहा था, आवाज़ पुलिस की धमक रही थी, तो इसलिए जब पढ़ करा तो उसने कबूल कर लिया और बता दिया, मेरे साथ एक और मुस्लिम लड़का हसन को लेकर मैंने ये क्रूर हत्या करी है। और उसके बाद तो एक बवाल मच गया। अब आचार्य गुरदत्त जी हैरान हो गए। उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने स्पष्ट कहा, 19 तक ये खुलासा हो रहा है, सारे मीडिया में खबर बैठती जा रही है, अब इसकी सीआईडी या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस सरकार, एक तरफ बीजेपी, इसलिए सीबीआई की होना तो मुश्किल था, क्योंकि कोई राज्य सरकार सेंटर में अपनी बात को गलती को नहीं देगी। सीआईडी की तत्काल फैसला कर दिया गया और सीआईडी ने फिर तलाशी करते करते आज तक समय लिया। 3 दिन पहले उसने रिपोर्ट को सुपुर्द कर दिया, जिसमें कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। अब तक आपने वह जाना जो आप शायद जानते थे, और अब सीआईडी की रिपोर्ट के पन्नों को पढ़ने के बाद जो है वह हैरान करने वाला था। जब उसको लिया गया, जांच हुई, तलाश हुई, तब उसने जो घटनाक्रम बताया, अब वह बताते हैं 6 जुलाई की घटना। सिर चक्र विधान हुआ था, खत्म हो गया था, और आचार्य श्री अपने तख्त पर बैठे। तख्त कैसा है ये थोड़ी आप जानकारी दे लीजिए। वह तख्त बीच में लकड़ का है और चारों तरफ मोटा फ्रेम लोहे का है। उस पर ध्यान, उस दिन उपवास था और गुरुवार का उस दिन मौन था। अंदर शरीर में जान नहीं थी, शुगर 600 के ऊपर पार हो रही थी, और ये जानता था नारायण कि अब मुझे आज तो यह इंतकाम करना ही है। उसने पहले सोच लिया था प्लान। उस वहाँ नहीं, हर जगह होता है जहाँ पर हमारे साधु शांति रात को ठहरते हैं, वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है, चाहे मंदिर हो, चाहे तीर्थ हो, कहीं भी ऐसे ही वहाँ है। मैं नारायण जानता था कि रात को यहाँ पर कोई नहीं आता है। जैसे ही सूरज छिपेगा, सुनसान इलाका दूर दूर हो जाता है। उसने अपने दोस्त को बुला लिया, हसन को भी। उसने पहले जानता था कि अगर मैं इसे करंट से इनकी हत्या करता हूँ तो उसकी चीख नहीं निकलती। जब वो करंट लगता है ना, आदमी आवाज़ चिल्ला नहीं पाता है। यह इस बात को जानता था, तो उसने सोचा क्यों नहीं हम इनकी करंट से ही हत्या करेंगे। दोनों ने प्लान बना लिया था। जब वह ध्यान लगा के बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद शाम के लगभग 7:30 बजे के बाद उसने यही किया, करंट लगाना शुरू कर दिया। चीख नहीं निकल रही थी, मौन में थे और वो नहीं, और तड़पा रहा था। दिख रहा है मृत्यु नहीं हो रही है, मार नहीं पड़ रही है, जान निकल रही है। शायद यमराज भी दरवाजे पर आकर जैसे खड़ा हो गया था उस समय। और फिर करंट लगता, तड़पते अदमर होते, फिर उनसे पूछा जाता कि चांदी की फलाना मूर्ति कहाँ पर है, नकदी बाकी कहाँ रखी है, वो जो चांदी के और सामान है वो कहाँ रखे हैं। बार बार करने लेके यही तड़पा तड़पा के सवाल लगातार पूछे गए थे। सोच सकते हैं आप, एक बार करंट लगने के बाद होश नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं उनके अंदर तप की इतनी ऊर्जा थी कि मौत भी जैसे पास खड़ी होकर भी अंदर तक नहीं आ पा रही थी। यमराज भी दरवाजे पर खड़ा होकर बस खून के आंसू निकाल पा रहा था। उस ऊर्जा को देखकर वे दोनों सकपका रहे थे। ये क्या होगा? हसन साफ कह रहा था, इन्होंने हमें पहचान लिया है, जिंदा नहीं छोड़ सकते। नारायण भी सकपका रहा था, इतनी बार करंट दे दिया है, एक बार आदमी मर नहीं रहा है, ऐसा कैसा संत है ये। और फिर उसने गले से निकाला हसन ने, और दोनों ने मिलकर कस के फंदा बना के देखा कि हाथ पैर हिलने बंद हो गए हैं, छोड़ दिया। लेकिन कुछ जानकार कहते हैं तब भी अंदर सन सन सांस चल रही थी, और फिर उनके अंगों को काटना शुरू किया, क्योंकि इस तरह से ठिकाने नहीं सकता। और कहा जाता है कि 1-2 अंग जो काटे गए, वह उस समय उनके अंदर सांस शायद बाकी थी। सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं आप, इस आज़ाद भारत के 78 सालों के अंदर किसी साधु की, किसी संत की और दिगंबरत्व के पहचान में आज तक इतनी क्रूरतम हत्या, इतनी बार करंट लगाकर कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मर पाए। यह नारायण हसन का कहना है कि हमने बहुत बार लगाया करंट, बहुत बार लगाया, उनसे उगलवाया कि यहाँ सामान गया, उसने सब सफान सफ किया, लेकिन यह बात नहीं निकल पा रहा कि मौत क्यों नहीं आ रही थी। और फिर अंग काट काट के फिर बोरवेल में डालने की कोशिश की, देखा बोरवेल में वो 2 नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें खेतों में दूर दूर डाला गया। यह सवाल तो आपने सुन लिया, पर अब बात थी कि आखिर मौत लाए क्यों थे, हत्या करी क्यों गई थी, क्या वह प्याज का झगड़ा था? यह भी दस्तावेज मिले सीआईडी से, चैनल महालक्ष्मी। ये वो पन्ने हैं डायरी के जिन्होंने सारी बात को दूध का
पानी का पानी कर दिया। आखिर ब्याज का लेन देन था, पैसों का हिसाब था, इस डायरी के पन्नों से वह साफ हो गया। डायरी का यह महत्वपूर्ण पन्ना, सब पन्ने पलटने के बाद ये फ्लैप लगा पन्ना सारी कहानी को खोल देता है। कन्नड़ में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर उस पर नारायण माली का और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ये उसके हिसाब का पर्चा है। आप कहते हैं ना ब्याज पे दिया था, यह बता रहा है इसमें। 12 दिसंबर 2022 को पहले 5 लाख दिए थे। ये हिसाब है, किस लिए दिए थे आगे साफ लिखा है। रेत के लिए, वहाँ निर्माण के लिए ट्रॉली अटोर आता था, वह वहाँ पर उसके लिए उसको पैसे दिए जाते थे। 28 लाख रुपए दिए गए कुल। 20 लाख, 5 लाख, 20 लाख और 3 लाख, कुल 28 लाख। नारायण क्या चालाकी करता था, ट्रॉले 2 आते थे, वह बदले के हिसाब में 3 लिखता था। और आचार्य श्री जानते थे, क्योंकि सिविल इंजीनियर थे, कि यह माल जो आया हुआ है तेरा 2 का ट्रक का है या 3 ट्राले का है। वह अपना बताते, और उसने उस दिन उन्होंने हिसाब लगा दिया था और इस पर तारीख नीचे लिखी थी, जिसके अंदर 10 मई को ये स्पष्ट था कि तूने 28 लाख लिए हैं, माल केवल 20 लाख का आया है। 8 लाख समाज का पैसा है, मंदिर का पैसा है, स्कूल के लिए पैसा है, यह तुझे वापस करना ही होगा। बात यहाँ अटकी थी, लेन देन ब्याज का नहीं था, इसमें साफ लिखा है। फिर तारीख डली गई, उसने कहा मैं पैसा दूंगा, हस्ताक्षर बाकायदा इस पर नारायण के हो रहे हैं। हाँ, यह स्वीकार किया उसने। फिर डाल दी गई कि अभी नहीं दे रहा, 10 जून तक दिया जाएगा। 10 जून पर भी उसके हस्ताक्षर हो रहे हैं कि अभी 8 लाख बकाया है, 28 में से माल 20 का ही आया है। उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, इस तरीके से कहाँ, क्योंकि सिविल इंजीनियर का दिमाग वह उनके अंदर अब भी था। और फिर उससे आगे आई एक डेट आई, 10 जून को उसने कहा अब ये हिसाब 10 जुलाई को मैं दूंगा। लेकिन 10 जुलाई आ रही थी, सामने श्री चक्रजान था। अब उसने 6 जुलाई को ही यह हिसाब का प्लानिंग कर ली। पैसे गड़बड़ का उजाला है और यह साफ नहीं आए, इसलिए उसने 6 जुलाई को जो माल के गलों गल डाला था, उसने जो पूरे आखिर में चक्कर इसका था। और साधु ये कह रहे थे, समाज के इस माल के पैसे का तू हेरा फेरी नहीं कर सकता है। 10 जुलाई तारीख से पहले उसने 6 जुलाई को वह घिनौनी हरकत कर दी, जिसके बारे में समाज कहता है, आज लोग कहते हैं, मीडिया कहता है कि उन्होंने ब्याज के पैसे का, ब्याज के चक्कर में पैसे लगाए थे। सही बात यह थी, तड़पा के मारा गया। और उन्होंने लड़ाई की थी तो अपने उसके लिए कि निर्माण के सामान में इस तरह की वो गलत हरकत कर रहा था। सिविल इंजीनियर एमटेक का दिमाग साफ बातों को पकड़ रहा। और जाने से पहले एक समाधि मरण की सूचना और दे दें। सुबह संत दुर्घटना की दी थी और अब समाधि मरण की। ये अजित गिरी तीर्थ की, जहाँ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने यहाँ पर गुरु तीर्थ की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। बस वहीं पर उन्हीं के शिष्य 70 साल की उम्र में, जिन्होंने 2018 के अंदर श्रवण बेल में दीक्षा ली थी, मुक्तागिरी महाराज जी। और अब 5 साल बाद, यानी 75 वर्ष की उम्र में उनकी 10 दिसंबर को, रविवार को समाधि हो गई। और कल उनकी अंतिम यात्रा, डोला यात्रा संपूर्ण हुई पर हजारों लोग हुए, पूरा संघ था इस अंतिम उसमें। आचार्य श्री ने संबोधित किया, बताया। उन्होंने पहले 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। लग रहा था, कहते हैं इस दिगंबर रूप में हमें अपनी पहचान हो जाती है कि आयु कर्म अब शेष नहीं रहा है। उन्होंने संबोधन दिया और कल अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। पर जाते हुए आपसे कहता है, अपने चल अचल तीर्थ सुरक्षा के लिए 17 दिसंबर अपने अपने क्षेत्र में जन आंदोलन करना है। हर सांसद के पास अपनी आवाज़ उठानी है, ज्ञापन देना है, रैली करनी है, धरना देना है। इस बात को नहीं भूलना है। इस रविवार जन आंदोलन अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए। और फिर कल सुबह बात करेंगे ऐसे ही एक तीर्थ के बारे में, अपने मंदारगिरी पर क्या हो रहा है, क्योंकि उस पर भी अब गिरनार बनाने की जैसे कोशिश हो रही है। सादर जय जय।